नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद दिल्ली दरबार को पसीना आ गया। पसीना नहीं, छींकें आ गई। मतदाता इतनी कम संख्या में निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने उदासीन हो जाएंगे, ये लखनऊ से लेकर नागपुर तक किसी ने सोचा नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं बार-बार अपने मीडिया मित्रों से चर्चा में सुनता था। आजकल पत्रकार भी मुझे लगता है कि वो 2014 के बाद उन्होंने पैंट के नीचे खाकी नेकर पहनना शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया बन गए हैं, सत्ता की चापली करने में उनको अपना ईश्वर वाला भाव नज़र आता है। मुझे समझाते थे कि आपको यकीन नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया बूथ मैनेजमेंट है। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, एक लंबी लिस्ट सुना दिया करते थे मुझे। कहते थे हर गांव में 10 लोग तैनात हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि आपको बूथ तक ले जाना है, वोट डलवाना है। हमारा पन्ना प्रमुख है, बीजेपी का पन्ना प्रमुख है, वो पन्ना प्रमुख तो जान लगा देगा, मतदान का 100% बीजेपी का वोट जो है वो पन्ना प्रमुख कराएगा कराएगा, ये उसका ड्यूटी में शामिल है। मुझे भी लगता था वाकई बहुत बड़ी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी को झमाझम वोट पड़ेंगे। लेकिन पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो चीजें तस्वीर सामने आई, उसे साफ हो गया कि ये सिर्फ बातें थी, कपोल बातें थी, गप्पों वाली बातें थी। इनमें कोई दम नहीं था, क्योंकि मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ। और जो कम हुआ तो ये बात सामने आई कि इसमें से अधिकांश मत भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनमें उत्साह नहीं था, करंट नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं इस पे आगे चर्चा करूंगा। इस बीच में अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने एक प्लान तैयार किया है, और इस प्लान की सूचना ने, इस प्लान की आहट ने, इस प्लान की चर्चाओं ने भाजपा को छींके ला दी है। क्योंकि सभी समझ गए हैं कि खड़गे का ये प्लान, खड़गे के नाम का ये प्लान बाद के सारे चरणों में, बाद के 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में ये चर्चा करने पे मजबूर कर देगा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें एनडीए की आएंगी या उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। आप सोचिए, सवाल ही सोचिए, अगर आप ये पूछने लगे लोगों से कि भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं या सपा कांग्रेस के गठबंधन की सीटें ज्यादा आ रही हैं, ये स्थिति तक लाने की बात, कल्पना करने की बात भी सोच लीजिए आप। कोई कल्पना कर सकता था? चुनाव शुरू होने से पहले गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 70+, 75+, 80 की 80, एक देश का बहुत बड़ा चैनल, उस पर सर्वे आया कि इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 सीटें आएंगी, बाकी 78 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, बीजेपी और अलायंस की आ रही है, एनडीए की आ रही है। अब उनसे पूछिए, अब उनसे पूछिए कि तुम उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंह दिखाने लायक बचे हो? पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों का क्या अनुमान है? क्या मतदान की स्थिति है? क्या लोग कह रहे हैं? और लोग कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं कि इस 16 सीटों में ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी? तो किस मुंह से आप ये गलतफहमी पैदा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैक्टर सामने आ गए हैं जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश के उस सबसे बड़े राज्य में, जहां खुद को सबसे ज्यादा मजबूत समझती थी, दरअसल सबसे ज्यादा कमजोर हालत में है। फिर क्या बात करूं मैं बंगाल की, और मैं फिर क्या बात करूं बिहार की, और फिर मैं क्या बात करूं कर्नाटक की, और मैं क्या बात करूं महाराष्ट्र की। ये तो वो राज्य हैं जहां पत्ते पिट ही रहे हैं, जहां भाजपा नीचे आ ही रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, जहां पे 80 में 80 सीटें आने का सपना देख रहे हैं, वहां अगर ऐसा धड़ाम हो जाएंगे आप, ऐसी ऐसी तस्वीर से गायब होने लगेंगे आप, तो फिर क्या होगा? चुनाव चल रहे थे, बीच में एक सुबह से एक ये मेरा प्रिय पात्र हैं एक, इनका ये वीडियो, एक ट्वीट सामने आया। पहचान गए होंगे आप, भगवान रामचंद्र जी, पात्र किया था इन्होंने, अरुण गोयल जी, जो कह रहे थे कि 400 से पार सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान बदलते बदलते ये इतना बदल गए
कि चुनाव खत्म हुआ और अगले दिन सुबह अटैची उठा के पत्नी के साथ मेरठ छोड़ के भाग गए और मुंबई पहुंच गए। चले जाओ कोई बात नहीं, चुनाव के अगले दिन, और जाते जाते ये और लिख गए, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। अब आप सोचिए, इस लाइन के एक एक अर्थ को समझिए। अरुण, दो बातें समझिए। चुनाव खत्म होने के अगले दिन सुबह अरुण गोयल ने अपने सपरिवार मेरठ छोड़ा और मुंबई भाग गए। कोई भी प्रत्याशी चुनाव जब हो जाता है उसके 8-10 दिन पूछता है, भाई तुमने कितने वोट पड़वाए, कहाँ पड़े, कितने कम आए, कितने ज्यादा आए, प्रत्याशी को निकले कोई परेशानी तो नहीं, हम कहाँ जीतेंगे, कहाँ रहेंगे, कैलकुलेशन करके बैठ जाता है। नींद नहीं आती अगले 4-5 दिन तक। तो सबसे चर्चा करता था, तुम्हारे गांव में कितने वोट पड़े, या तुम्हारे मोहल्ले में कितने वोट पड़े। इन भाई साहब ने अगले दिन टिकट कटाया और ये निकल लिए बंबई। और निकल लेते तो कोई बात नहीं, जाते जाते लिख गए, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो सबसे उससे अधिक स्वयं पर क्रोध सा आता है कि हमने कैसे आंखें बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि अरुण गोयल जी, ये दोहरा चरित्र किसका सामने आ गया और आपने किस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। अब लोगों के तो जितने मोती जमान, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, लोग कह रहे हैं योगी जी, और आखिर क्या कमी थी कि आप मेरठ छोड़ के अगले दिन भाग गए। ये सुबह से बहुत चीज वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा अभी मैं रायबरेली पर चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं। अब आता हूं मैं अमेठी पे और रायबरेली पर। मैंने बहुत शो किए, असल में ये दो चीजें, ये दो जिले मेरे लिए एक शोध का विषय इसलिए थी कि मैं देखना चाहता था कि कांग्रेस का कितना तापमान है अभी, अभी कांग्रेस की कितनी स्थिति बची है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस क्या क्या नए प्रयोग करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने अमेठी और रायबरेली में कई शो किए, जाके बहुत शो किए, लोगों से बहुत मिला, रुका अमेठी के गांव में रुका, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि स्मृति ईरानी जो उत्तर प्रदेश की फायर ब्रांड नेता हैं, एक टाइम में जब ये चर्चा बड़ी चल रही थी सोशल मीडिया पे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो ये चर्चा भी चली कि भाई एक महिला है, बढ़िया फेस है, तो स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लोग कहने को तो कुछ भी कहते रहेंगे ना। तो मैंने अमेठी में बहुत दौरे इसलिए किए कि मुझे पता चले कि अमेठी चाहता क्या है, और मैंने दर्जनों वीडियो बनाए, और अमेठी का शायद ही कोई वीडियो ऐसा होगा जो मिलियंस में नहीं गया हो, यानी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अमेठी को पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है। मैडम स्मृति ईरानी क्या है, कैसा काम कर रही हैं, ये सब जानना चाहते हैं। तो अमेठी में मैं बहुत गया। इसी बीच में मैं रायबरेली भी गया। ये मैं दोनों देखना चाहता था कि रायबरेली और अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ रहा है, उसके हाल क्या है। चुनाव शुरू हुए, दोनों सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस को दे दी गई, और तब से चर्चा शुरू हुई कि अमेठी रायबरेली से लड़ेगा कौन। मैडम स्मृति ईरानी तो बड़ी गदगद थी। हमारे चैनल पे एक नौजवान आया था जिसने कहा था मैं पूर्व अंधभक्त हूँ, पूर्व चौकीदार हूँ, बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। स्मृति ईरानी बड़ी परेशान थी, करोड़ों उसके व्यू आए थे, मेरा मीम बन बन के चला था। उसको बुलाया स्मृति ईरानी जी ने, और आते ही घर पे उसके पटका वटका पहना दिया, एएनआई पीटीआई से फोटो जारी कर दिया कि वो इसने बीजेपी ज्वाइन कर दी। वो 4 घंटे बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं तो इनसे कामों की लिस्ट के लेके गया था विकास के लिए, इन्होंने जबरदस्ती मुझे पटका पहना दिया। तो और बेइज्जती हो गई स्मृति ईरानी जी की। अमेठी से फिर बात चली, मैंने लोगों से पूछा कि क्या चाहते हो, तो अमेठी के लोग राहुल गांधी को बहुत चाहते हैं। और मैं मिला था राहुल गांधी से, और 2 घंटे के आसपास मेरी राहुल गांधी से बातचीत हुई। हर नेता पूछता है कि आप वहाँ वो बहुत जाते हैं और आपने बहुत वीडियो बनाए, तो या अपनी तरफ से आपने सुझाव देता है अमेठी का। तो मैंने उनसे कहा था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, वहां पे लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाएगी। ये मैंने कहा था राहुल गांधी से। और मुझसे मुझे मोदी जी बुला के देते तो मैं उनको और बढ़िया सुझाव दे सकता था। मैं कहता उनको कि योगी जी को थोड़ा सम्मान दीजिए, योगी जी की उपेक्षा की जा रही है, ये निचले स्तर तक भाव चला गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। मोदी जी को मैंने कहा था मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैंने दोनों को कहा था, मोदी जी को, राहुल जी को। राहुल जी ने तो बुला लिया, मोदी जी ने लिफ्ट ही नहीं दी भाई। मोदी जी बुलाते तो मैं उनसे चाय पी के कहता कि भाई योगी जी को थोड़ा भाव दीजिए, क्योंकि योगी जी हिंदुत्व का आपसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बड़े ब्रांड बन गए। आप उनको अगर ये किनारे कर देंगे तो ये मैसेज दे देंगे कि अगर आप 300 आए तो आप योगी को हटा देंगे। जैसे आजकल क्षत्रियों के, नौजवान क्षत्रियों के ग्रुप पे मैंने खुद देखा, वहाँ मैसेज चल रहा है कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, इस तरह के मैसेज चल रहे हैं जगह।
तो मैं उनसे कहता लेकिन मेरे सुझाव माँगे कौन, तो लेकिन मेरा कहना फर्ज़ था। तो मैंने महसूस किया और मैंने कहा कि कांग्रेस को अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में बचाना तो लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना चाहिए आपको। आप कहते हो डरना नहीं है तो लड़ना चाहिए। तो हो सकता है ये रणनीति हो कि पहले वायनाड में चुनाव हो जाए, उसके बाद वो इसमें अमेठी में आए, क्योंकि भरोसा नहीं है बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। फिर बात चली रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की। जब चर्चा चली तो वरुण गांधी को पहले जेपी नड्डा ने फ़ोन किया, हालचाल पूछा, बीमार थे, जेपी नड्डा ने मिलने की इच्छा ज़ाहिर करी। वरुण ने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन बाद मिलूँगा। फिर अमित शाह जी का फ़ोन वरुण गांधी के पास आया। अमित शाह जी तो खुले स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, उन्होंने कहा कि भई मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि आप लड़ें वहाँ से। रायबरेली से प्रियंका जी लड़ी तो आपको लड़ना चाहिए। तो वरुण गांधी ने कहा कि अगर ऐसी इच्छा होती तो मोदी जी मुझे खुद फ़ोन करते, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बातचीत है नहीं और देखेंगे कुछ दिनों बाद। फिर प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया उनको। सूत्र बताते हैं मेरे, वरुण गांधी के आस-पास के लोग बताते हैं मुझे कि फ़ोन किया कि भई आप चुनाव लड़ लीजिए यहाँ से और आप मेरे लिए कुछ करेंगे, मतलब मोदी के लिए कुछ करेंगे तो मैं भी आगे आपका ध्यान रखूँगा, इस टाइप की बातें करी। लेकिन वरुण गांधी समझ गए कि बहन को खिलाफ भाई को लड़ाया जा रहा है, वरुण गांधी ने उसके लिए मना कर दिया। अब लोग हैरान कि भई चुनाव तो हो गए लेकिन अमेठी और रायबरेली का टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फिर मैंने आज कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर उनको फ़ोन किया दिल्ली में। नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत मुझे वो बहुत सारी अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उनकी बातें बता देते हैं। ये मेरे सोर्स जितने कांग्रेस में उससे कम भाजपा में भी नहीं है। भाजपा के मंत्री, कुछ मंत्री और भाजपा संगठन के कुछ बड़े लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। ये मैं आज ओपनली बता रहा हूँ। मेरे मित्र हैं, पार्टी लाइन से अलग जाके मित्र हैं। मैं उनके मुँह पे कह देता हूँ आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं। वो भी मुझसे कह देते हैं भाई आप भी जाति कर रहे हैं, आप हमारी खबर नहीं दिखाते। दोनों अपनी-अपनी बातें करते हैं, तर्क देते हैं, लेकिन हैं मित्र हैं तो हैं। तो आज मैंने कांग्रेस के सीनियर लीडर को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये अमेठी रायबरेली पे ये सस्पेंस पिक्चर बना दी, राम गोपाल वर्मा की थ्रिल पिक्चर बना दी कि पता ही नहीं चल रहा है दृश्यम की तरह कि लाश कहाँ गई? जासूसी पिक्चर कांड की तरह कि भई जासूस कहाँ गया? ये सस्पेंस कब खत्म करेंगे? तो वो हँसे मुझसे बोले कि अगर मान लीजिए कल्पना करिए कि प्रियंका गांधी की जगह के मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ लें तो। साहब मुझे करंट लगा लेकिन मैंने उनसे मैं हँसा। मैंने कहा एक शो मैंने 2 महीने पहले भी 3 महीने पहले भी कहा था कि ये बहुत अच्छा सुझाव है कि प्रियंका गांधी जी की जगह अगर रायबरेली से खड़गे चुनाव लड़ते हैं, निश्चित रूप से वो जीतेंगे वहाँ से। एक बहुत बड़ा नाम है खड़गे जी का, एक लंबा अनुभव है। दूसरा दलित नेता हैं। देश में अगर ये चर्चा ही कांग्रेस कर देती, घोषणा कर देती हम पहली बार देश के एक दलित प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, तो ही राजनीति उल्टी-पुल्टी हो जाती। और इस माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेके फँस गई है, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह हो गए, हेगड़े साहब कर्नाटक से हो गए, अरुण गोयल हो गए, तमाम नेता कह रहे थे कि हमें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, संविधान में संशोधन करना है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। ऐसे आरोप लगने लगे, सोशल मीडिया पे चलने लगे और दलित वर्ग में इस बात को लेके बहुत नाराज़गी थी क्योंकि उनको लगता था कि जिस तरह से कारपोरेट सेक्टर को सब सरकारी चीज़ें बेच दी गई, कारपोरेट में तो आरक्षण होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, डर था उनको दलितों में। और जब ये डर निचले स्तर तक पहुँच गया तो बीजेपी को लगा कि चुनाव के बीच में जिस तरह दलित नाराज़ हो रहे हैं, उससे तो बीजेपी 100 के नीचे भी आ जाएगी। अगर दलितों ने तय कर लिया हमें बीजेपी में वोट नहीं जाना है, अगर शुरू एससी, एसटी, ओबीसी ने तय कर लिया तो बीजेपी 100 सीटें भी नहीं पा सकती। तो उसको लेके फिर लगा कि अब ये तो करंट जल्दी कर गया, वरना बीजेपी संघ की एक आदत है। ये टेम्परेचर नापते हैं। पहले कोई 2-4 नेताओं से कहलवा देंगे बात को, फिर देखेंगे कि रिएक्शन कितना आया। अगर कम रिएक्शन आया तो फिर और 2-4 नेताओं से कहलवाएँगे और माहौल बना तो फिर ये उस चीज़ को लागू कर देंगे। तो जब एक टेम्परेचर नापा गया और नीचे ही आरक्षण खत्म करने वाली बात को लेके बवाल हुआ तो सफाई देने के लिए मोदी जी आ गए कि बाबा साहब भी उतर आएँगे तब भी संविधान खत्म नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक ऊपर देख रहे होंगे आप संविधान को लेके। मौका मिले तो 10 मिनट देखिएगा ज़रूर। बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है और बहुत शानदार है। इस वीडियो पे ज़रूर देखिएगा कि संविधान के लिए मोदी जी का खेल क्या है, खौफ क्यों है मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि साहब बाबा साहब आ जाए तब भी हम आरक्षण नहीं बदलेंगे और फिर आज जब ये बात ये निपटी नहीं किसी से, संभली नहीं किसी से। सबको समझ में आ गया कि अब डिब्बा गोल हो गया कि दलितों के मन में डर चला गया, दलित बायकॉट कर रहे हैं, तो फिर आज मोहन भागवत को लाया गया सामने। मोहन भागवत ने सफाई दी, संघ तो कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा है, आरक्षण का समर्थन रहा है।
अब मोहन भागवत जी, मेरी एक बात बता दीजिए आप कह रहे हैं कि संघ कभी आरक्षण का विरोधी ना है, हम चाहते हैं समाज में दलित वर्ग आगे आ जाए। तो आप अगर मन से ये बात चाहते हैं, मैं मोहन भागवत जी सीधा सवाल आपसे मोदी जी से पूछता हूँ कि आप अगर संघ चाहता है कि दलित समाज आगे आ जाए, दलित समाज की मुख्य धारा में आए, दलित आपकी बात करे, दलित को बराबरी का हक मिले, तो एक काम करिए ना मोहन भागवत जी, एक इतिहास बना दीजिए। आप घोषणा कर दीजिए कि आपके बाद संघ का जो प्रमुख होगा वो दलित होगा। संघ प्रमुख हमेशा ब्राह्मण होता आया है। भाई ब्राह्मणों में कोई सरकार के पर तो लगे नहीं कि वही होंगे, दलित क्यों नहीं हो सकता? तो अगर आप वाकई में आरक्षण के समर्थन में हैं, दलितों के हित में हैं, तो घोषणा कर दीजिए कि भाई संघ का अगला प्रमुख दलित होगा। हिम्मत नहीं है किसी की घोषणा करने की। अभी इसलिए मोहन भागवत जी आए क्योंकि मोदी जी के बस की बात रही नहीं, अमित शाह जी के बस की बात रही नहीं, नड्डा जी के बस की बात रही नहीं, कि मामला संभाल ले, मामला बिगड़ गया। इस बीच में कांग्रेस के नेता का ये कहना कि अगर खड़गे चुनाव लड़ने तो क्या ये जो जोड़ी है खड़गे की और राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, क्या ये जोड़ी बहुत बड़ा गुल खिलाने वाली है? कल्पना करिए कि अगर रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी हो गए तो उत्तर प्रदेश के दलितों में जो ज्वार आएगा, जो तूफान आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पांचों चरणों में बीजेपी को पसीने आ जाएंगे, एक तरफा चुनाव हो जाएगा। कांग्रेस के एक धड़े ने कहना शुरू किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ें, जीतने के बाद भली वो त्यागपत्र दे दें, कर्नाटक की सीट रखें और फिर प्रियंका गांधी यहां से दोबारा चुनाव लड़ लें। ये प्लान अगर कामयाब हो गया तो क्या होगा? क्या वास्तव में ये कांग्रेस का मास्टर प्लान होगा? क्या ये वास्तव में कांग्रेस का एक ऐसा प्लान होगा जो सारा बीजेपी का खेल बिगाड़ देगा? मैं बात करने के लिए आपको ले चलता हूं, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे, कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया समूह संपादक रहे अजय शुक्ला जी के पास बहुत शानदार, बहुत धारदार एक ऐसे पत्रकार जिसको जमीनी सतह की एक एक नॉलेज है, एक एक जिले की नॉलेज है, एक एक जगह घूमे हुए हैं। बेटी रायबरेली तो उनकी टिप्स पे रहती है। तो मैं आज उनसे आपके पास लेकर चल के पूछता हूँ इस बात पे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा और कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस के मन में प्लान क्या है। बहुत बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। और एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चर्चा शुरू हो रही है, रायबरेली में भी इसकी सुगबुगाहट है, इसकी सुगबुगाहट दिल्ली में भी है कि रायबरेली से प्रत्याशी इसलिए नहीं खड़ा किया गया क्योंकि बात चल रही है, कांग्रेस विमर्श कर रही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ा दिया जाए या प्रियंका गांधी की जगह तो कैसा रहेगा। उत्तर प्रदेश में दलितों का झुकाव पहले और दूसरे चरण में धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ होना शुरू हुआ है और कांग्रेस चाहती है कि अगर दलित एक झटके में उसके साथ आ गए खड़गे के नाम, पूरा चुनाव बदल जाएगा। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ा दांव होगा और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को और उन पार्टियों को जो ठेकेदार बनती हैं दलित वोट के, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा वह दलित कोई नहीं हो सकता जिसने दलित यातना सही है। मल्लिकार्जुन खड़गे 6 साल के थे जब उनके परिवार को पेड़ में बांधकर सिर्फ इसलिए आग लगाकर मार डाला गया था, जला दिया गया था जिंदा, कि वो दलित परिवार से। आप सोचिए उतनी बड़ी पीड़ा सहने वाला वो शख्स है, परिवार में वो और उनके पिता बचे थे बस। तो उस शख्स ने, और वो अपनी कम्युनिटी का, अपने इलाके का पहला व्यक्ति था जो वकालत तक पढ़ा। और वो बताते हैं कि उनको पढ़ने में जो अवसर मिला वो इसलिए मिल सका क्योंकि पंडित नेहरू ने जो उस समय योजना शुरू की थी उसके कारण गरीब, दलित और जो वंचित लोग थे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री पूरी शिक्षा और सारी व्यवस्थाएं दी जाती थी। बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त देश इतनी कंगाली की स्थिति में था कि बहुत ज्यादा वेलफेयर की स्कीम्स नहीं चला सकता था। बावजूद इसके इस पर फोकस किया था नेहरू ने, जिसके कारण उसमें उनका चयन हुआ और वो उससे पढ़कर आगे बढ़ सके। ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, तहसील अध्यक्ष रहे
और फिर प्रदेश में रहे और उसके बाद में तमाम मंत्री रहे। आप देख सकते हैं कर्नाटक के गृह मंत्री रहे, फिर देश के रेल मंत्री रहे और तमाम मंत्री रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि वो 9 बार चुनाव जीते, तो अपने आप में यह है। और उन्होंने तमाम जो है उनकी, और वो कभी इस बात का रोना नहीं रोते हैं उन लोगों की तरह कि मैं तो पिछड़ा हूं, मैं नीच जात से आता हूं, मैं इससे आता हूं, इसलिए मुझे कोई कहता है, जो रोना हमारे प्रधानमंत्री रोते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। वो लगातार दौड़ दौड़ के रैलियां कर रहे हैं। बड़े बड़े जो युवा कांग्रेसी हैं वो भले घर बैठ जाएं, थक जाएं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे न थकते हैं न हारते हैं, लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं। यह बड़ी चीज है। और उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ललकारा है, आप समझ सकते हैं इस बात से कि वो निश्चित रूप से वो गांधी परिवार के बहुत प्रिय भी हैं। और गांधी परिवार, राहुल गांधी उन्हें जितना सम्मान देते हैं, आप देखिए, अद्भुत है। इसलिए निश्चित रूप से हो सकता है। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं संजय जी, कि उत्तर प्रदेश की इकाई से भी यह आग्रह किया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लड़ाया जाए रायबरेली से। और यह भी आग्रह किया गया है तमाम सारे नेताओं के जरिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ाया जाए। हालांकि वो राज्यसभा सदस्य हैं, तो ऐसे में उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार कहा जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। अब वो तो निश्चित रूप से उनकी कमेटी को, उन लोगों को फैसला लेना है कि क्या करना है, लेकिन यह डिमांड उतनी ही है जितनी गांधी परिवार को वहां से लाने की है। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार के बाद में जो व्यक्ति है जो यह चुनौती दे सकता है और ले सकता है, और जिससे नरेंद्र मोदी घबराते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे। और जिन्हें देश के विपक्ष का हर नेता अपना वरिष्ठ सीनियर अगुआ मानने को तैयार है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। तो यह एक बड़ी चीज है। और आपने देखा ही था जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, उसमें उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उसका वो प्रत्याशी के तौर पे प्रस्तुत करने के लिए, जो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने इसका प्रस्ताव रखा था कि उन्हें चेयरमैन बना करके किया जाए। तो यह अपने आप में यह स्थिति है। जी अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, कि तय हो जाता है कि खड़गे साहब लड़ेंगे वहां से और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो ये बाद के 5 चरणों के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? विपक्ष पे कितना असर पड़ेगा? बीजेपी पे कितना असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि कांग्रेस में परंपरा नहीं है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने की, चाहे देश का पहला इलेक्शन रहा हो, चाहे इस समय चल रहा है इलेक्शन, तो कांग्रेस में कभी परंपरा नहीं रही। और क्यों नहीं रही, इसके पीछे वजह है। कांग्रेस उस संविधान का सम्मान करती है जिस संविधान को बचाने की वो लड़ाई लड़ रही है। वह संविधान इस देश में प्रधानमंत्री चुनने की इजाजत नहीं देता है। वह संविधान इस देश में सांसद चुनने की इजाजत देता है, और सांसदों को यह अख्तियार देता है कि वो प्रधानमंत्री चुने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा लीडर यदि लड़ता है, तो निश्चित रूप से यह संदेश जाएगा कि वो अगले प्रधानमंत्री पद के, हालांकि राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा से जब बनता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जन प्रतिनिधि जो है वहीं से आता है। तो यदि मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ते हैं तो यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री, जो कि कांग्रेस कहने में हिचक रही है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला दलित प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पे। और तमाम वो नैरेटिव टूट जाएंगे
कि ये पहला मुख्यमंत्री बना दलित, ये बना वो बना। कांग्रेस ने ही ये प्रयोग किया था। आपको दे देता हूं, जो काशीराम का सपना था, जो आज तक कोई नहीं पूरा कर सका, कि पंजाब में, चूंकि वो वहीं पैदा हुए थे, कि पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बने। और उनका यह सपना क्यों था? क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, जिसका वोट बैंक है, वो दलित है। उसका 32% वोट, और 32% वोट वाले राज्य में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना। और वहां मौजूदा जो सरकार है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, उस सरकार के आने के पहले उनके मैनिफेस्टो में था कि वो डिप्टी सीएम बनाएंगे दलित। उन्होंने नहीं बनाया है, आप ये सोच लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने यह प्रयोग करके पहले ही दिखा दिया कि डिप्टी सीएम नहीं, हम सीएम बना सकते हैं, और वो भी काशीराम के परिवार से बना के दिखा दिया। तो चरणजीत सिंह चन्नी काशीराम के परिवार से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने इतना बड़ा एक प्रयोग किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि राहुल गांधी की चली, और हम आप दोनों लोग राहुल गांधी से मिले हैं, उनके व्यवहार से जानते हैं कि राहुल गांधी को पद, ये सारे प्रलोभन, ये भौतिक सुख, ये कोई बहुत उन्हें मायने नहीं रखते। हम लोगों ने निजी तौर पे देख लिया। तो सीधी सी बात है, राहुल गांधी के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। वो वास्तव में संत हैं। आज की डेट में राजनीति में यदि कोई संत है और विद्वान संत है तो राहुल गांधी है। तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव खुद ही रख दे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देश की राजनीति की दशा दिशा बदल जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति तमाम बन चुके हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनेगा, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो आप समझिए, आप याद करिए, बाबू जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री बने थे, उतने से ही दलित समुदाय में क्या संदेश गया था। जब वो कांग्रेस पार्टी के पहले दलित अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस पार्टी ही ये प्रयोग कर सकती है और किसी दल में हिम्मत नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं, और यह हिम्मत नेहरू गांधी परिवार में ही है कि वो देना स्वीकार करे। तो इसलिए यह आप मान के चलिए कि कुछ भी हो सकता है, और यह हुआ तो देश की पूरी राजनीति, आने वाले जो फेज के चुनाव हैं, वो बिल्कुल बदल जाएंगे। उनका बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा। जी अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, इस समय बीजेपी इस लिए भी बहुत बुरी तरह घिर गई है कि उसके मौजूदा सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे लोग, इंपॉर्टेंट लोगों ने ये मुंह से कह दिया, मतलब पोल पट्टी खुल गई कि साहब हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, इसलिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। दलितों में ये मैसेज चला गया कि आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। पूरी बीजेपी घबराई हुई है कि अगर दलितों में ये मैसेज चला गया, ये छुपा हुआ कार्ड ये सामने आ गया, तो हमारा तो बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। क्या ये लग रहा है आपको, ये बीजेपी के ने एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठा दिया? पूरा चुनाव बदल गया है, सब लोग आरक्षण, आज तो मोहन भागवत भी सफाई देने आ गए कि भाई हम संत तो हमेशा आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। क्या लग रहा है ये गलत दांव हो गया ये बीजेपी का? संजय जी, आज मेरी इच्छा थी कि इस पर मैं एक शो करूं, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो निजी रिश्ते में लोग बताते हैं, उस पे यदि आप कुछ कह देंगे तो उचित नहीं लगता। ये ब्रीच नहीं करना चाहिए कभी। मैंने पत्रकारिता में यही सीखा है। आज के दौर में हालांकि ये लोग मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मैं वो पुराने दौर का हूं, इसलिए मायने रखता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी सुबह सबसे पहली चाय, अपने घर में भी मैं चाय नहीं पी पाया था क्योंकि मैं लेट होने लगा था, तो मैं छोड़ के चला गया। आज केंद्रीय विधि आयोग के, जो भारत के लिए कानून बनाता है वो विधि आयोग, उसके सीनियर मोस्ट पदाधिकारी के साथ में मेरा टाइम फिक्स था। मैं जल्दी जल्दी देखा कि मैं लेट हो रहा हूं, तो मैं बस सीधे टी शर्ट, यही जो पहने हुई यही टी शर्ट पहनी, जीन्स डाला
और इत्तेफाक से जीन्स में जो पैंट जेब है वो दोनों जेब, पीछे की भी जेब फटी हुई है और वो भी फटी हुई है। बहरहाल मैं जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट किया, वहां पहुंचा। उनके साथ आज बड़ी लंबी चर्चा हुई, वही मैंने पहली चाय भी पी। साहब वहां जो चर्चा में आया वो, चूंकि अब नाम नहीं बताना इसलिए नहीं बता रहा हूं, कि उस चर्चा में यह आया कि भारत का संविधान बदल के किस फ्रेम में करना है, इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। ओह माय गॉड। तो आप ये समझ लीजिए कि जब यह स्थिति हो तो आप कल्पना कर सकते हैं। और यह व्यक्ति मैं एक इशारा भी दे देता हूं, यह वही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी के केस में नरेंद्र मोदी का वकील था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा विधिवेत्ता भी है। समझ गया समझ तो गया। आप इससे समझ लीजिए कि इस पर क्या क्या किया गया है और कितनी बड़ी तैयारी है। ऐसे नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सलाहकार ने, मुख्य सलाहकार ने कहा, आप देखिए, याद करिए, उन्होंने कहा, अरविंद ने, कि इस देश का संविधान बदलने की बारी आ गई है क्योंकि अब ये निरर्थक हो गया है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का सलाहकार कह रहा है, फिर उस पार्टी के तमाम जिम्मेदार सांसद कह रहे हैं, तमाम मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए, जो मीणा मंत्री है राजस्थान में, उन मीणा ने कहा, वो तो उसमें आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ये बात कही, मंत्री बनने के बाद कही, कि क्यों 400 चाहिए है, क्योंकि मोदी जी ये बदलना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है, जो चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं वो चीजों पे चर्चा होती है। जैसे आप देखिए, नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बातें हो रही थी, आई, उसमें तमाम चीजें बदल दी गई, तमाम गायब कर दी गई। मेरे मित्र हैं, कानपुर में इस समय रह रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अरविंद दीक्षित। वो आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और वो बाद में उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए और उसमें इतिहास बदलने का खेल हुआ था। तो तमाम खेल हुआ, वो चीजें कैसे होती हैं इससे समझा जा सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे साजिश नहीं रच रही, उसकी पूरी तैयारी होती है। वो बार बार यूं बयान दिला के नब्ज टटोलते हैं कि क्या उससे असर होएगा, क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, उसका क्या होगा, हम कैसे उसे डिफेंड करेंगे। ये इनका खेल है, ये आरएसएस की मोडस ऑपरेंडी है। ये साथ साथ पैरेलल बहुत कुछ करते हैं, आप उसे कल्पना नहीं कर सकते हैं जितना ये निचले स्तर तक सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। जी बिल्कुल ठीक बात है अजय जी। और ये राजनीति की जो स्थिति है, 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार। अजय शुक्ला जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। रायबरेली अमेठी में 1 या 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की। दलित वोटों का रुझान अगर कांग्रेस की तरफ हो गया तो बाद के 5 चरणों में बीजेपी को, कहते हैं ना, नानी याद आना, छठी का दूध पी जाना, वो हाल हो जाएगा। पूरा चुनाव एक तरफ पलट सकता है। क्या होगा ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मेरा ये चर्चा जो हुई थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिर अजय शुक्ला जी से, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। क्या होगा 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि प्रियंका गांधी लड़ती हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे लगते हैं। देखते रहिएगा 4 PM। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।